दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि चांद पर पानी किस देश ने डिस्कवर किया था, तो आप में से ज्यादा लोग यही कहेंगे कि चांद पर पानी तो भारत के इसरो ने ही ढूंढा था। लेकिन अगर आप यही सवाल किसी फॉरेनर से करेंगे तो वो कहेगा कि चांद पर पानी अमेरिका के नासा ने ढूंढा था। लेकिन स्वाभाविक सी बात, ये दोनों ही बातें एक साथ सही नहीं हो सकती हैं। तो क्या इसरो ने चांद पर पानी नहीं ढूंढा था, या फिर नासा ने इसरो का क्रेडिट चुरा लिया? क्या है पूरा मामला और किसने ढूंढा चांद पर पानी? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में, तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर आप एक चीज बहुत श्योर होकर कह सकते हैं, वो ये है कि चांद पर पानी चंद्रयान-1 मिशन के दौरान ही ढूंढा गया था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसी मिशन में नासा और इसरो दोनों के ही इंस्ट्रूमेंट्स को चांद पर भेजा गया था। नासा की तरफ से जो इंस्ट्रूमेंट चंद्रयान-1 पर भेजा गया था उसे मून माइनरोलॉजी मैपर या फिर M3 कहते हैं, जो कि एक इमेज स्पेक्ट्रोमीटर था जिसने इंफ्रारेड में चांद के पोलर रीजन्स को कैप्चर किया, जिससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि चांद पर पानी है। वहीं दूसरी ओर इसरो की तरफ से चांद पर मून इम्पैक्ट प्रोब यानी कि MIP नाम का इंस्ट्रूमेंट भेजा गया था। ये एक काफी इंटरेस्टिंग सेटअप था, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे, एक कैमरा, एक रडार और एक चेज यानी कि चंद्रयान ऑल्टीट्यूडनल कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर। ये क्या था, इस पर हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। दरअसल नासा का जो M3 इंस्ट्रूमेंट चंद्रयान-1 के साथ गया था दोस्तों, वो चांद से 100 किलोमीटर की दूरी पर रहकर ही उसके चक्कर लगाते हुए डेटा कलेक्ट कर रहा था। लेकिन MIP के साथ इसरो का प्लान अलग था। तो प्लान ये था कि MIP को चंद्रयान-1 से डिटैच करके मून की तरफ भेजा जाएगा, जहां पर ये जाकर क्रैश करेगा। लेकिन क्रैश करने से पहले ये रोटेट होते हुए चांद की कई सारी फोटोज खींच लेगा और साथ ही फिर चेज का काम शुरू हो जाएगा, जो कि एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था। अगर हम बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में ना जाएं, तो बेसिक लेवल पर चेज की वर्किंग कुछ इस तरह की थी कि नीचे गिरते वक्त ये चांद के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस और पार्टिकल्स को अपनी ट्यूब से गुजारेगा, जो जाकर एक आयोनाइजर से पास होगी। ये आयोनाइजर इन पार्टिकल्स को एक चार्ज दे देगा, जिससे इन्हें एक फैराडे कप में भेजा जाएगा, जहां से इनका चार्ज डिटेक्ट कर लिया जाएगा। इसी की मदद से आप इन पार्टिकल्स का एटॉमिक मास भी जान सकते हैं, जिस वजह से इसे मास स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। और क्योंकि हर तरह के मॉलिक्यूल्स का वेट अलग होता है, इसलिए इससे पता चल जाता है कि आखिर जो डिटेक्ट हो रहा है वो क्या है। साल 2008 में ये MIP अपने तीनों इंस्ट्रूमेंट्स के साथ प्लान के मुताबिक चांद के साउथ पोल पर क्रैश कर गया, और इस तरह से ये पहला ऐसा ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट था जो कि चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था। इसमें लगे चेस इंस्ट्रूमेंट ने जो डेटा वापस भेजा, उसे लेकर फिर 2009 में इसरो ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया दोस्तों, जिसमें पहली बार इस चीज की पुष्टि की गई कि चांद पर पानी मौजूद है। अब यहीं से सारा बवाल शुरू हो जाता है। दरअसल इसरो के चेस इंस्ट्रूमेंट पर इंटरनेशनल कम्युनिटी और नासा ने भी कई सारे सवाल उठाए थे, जो कि उनकी तरफ से काफी वैलिड कंसर्न थे। इसमें सबसे पहली आपत्ति जो कि उन लोगों की थी, वो ये थी कि MIP को कैलिब्रेट करने के लिए इनफ टाइम नहीं दिया गया, जिस वजह से वो अच्छे से उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाया। क्योंकि MIP का मिशन चांद पर क्रैश करने का था, इसलिए उसकी पावर सप्लाई चंद्रयान-1 से अलग रखी गई थी। और यही वजह थी कि MIP को चांद पर भेजने से सिर्फ 20 मिनट पहले ही चालू किया गया था, क्योंकि MIP का इलेक्ट्रॉन आयोनाइजर अच्छे से कैलिब्रेटेड नहीं था। फिर उसे कैलिब्रेट करने के लिए इनफ टाइम नहीं दिया गया था, इसलिए सबसे पहले तो इस पर सवाल उठाया गया। लेकिन इसरो ने उस वक्त भी कहा था कि ये इतना बड़ा कंसर्न तो नहीं है, क्योंकि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करने के लिए स्पेस में अलग से इंस्ट्रूमेंट ले जाने पॉसिबल नहीं थे। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो इसरो के डिस्कवरी को लेकर उठा, वो ये था कि आउटगैसिंग से जुड़ा हुआ। जी हाँ दोस्तों, आउटगैसिंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर पहले से मौजूद इम्प्योरिटीज या फिर हिंड्रेंसेस को हटाया जा सके। जैसे कि चेज को धरती पर बनाया गया था, इसलिए ये मुमकिन था कि उसमें एयर, डस्ट या फिर दूसरे पार्टिकल्स रह गए हो। और क्योंकि आउटगैसिंग अच्छे से ना हुई हो, इसलिए चांसेस ये थे कि चेज ने कहीं अर्थ से ले जाए गए वाटर वेपर्स ही तो डिटेक्ट नहीं कर लिए हैं। इस शंका को भी इसरो ने जल्द ही दूर कर दिया और कहा कि क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट लगातार नीचे जा रहा था, इसलिए ऐसी कोई परेशानी उसमें नहीं आई होगी। लेकिन एक तीसरा कंसर्न भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये था, और ये काफी सीरियस कंसर्न था। दरअसल इसरो ने जो डेटा पब्लिश किया था, उसमें जो चेज का प्रेशर है वो काफी हाई था। इसका लॉजिक ये है कि मून के एटमॉस्फेयर के हिसाब से ये प्रेशर इतना हाई नहीं होना चाहिए था। और इस डेटा की अगर माने तो मून जैसे कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि किसी कॉमेट की ट्रेल है, जिस वजह से इस डेटा को सही नहीं माना जा सकता। इसमें दरअसल समस्या ये थी दोस्तों कि इसरो ने यहाँ पर रैम करेक्शन नहीं किया था। रैम करेक्शन दरअसल उस डेटा को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। इसका एक उदाहरण आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक प्लेन में 2 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं जो एयर प्रेशर को नाप रहे हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट प्लेन के अंदर लगा हुआ है और दूसरा इंस्ट्रूमेंट उसके इंजन के अंदर लगा हुआ है।
अब क्योंकि इंजन के अंदर लगातार हवा आ रही है और उसके रोटर्स घूम रहे हैं, इसलिए उसके अंदर ये प्रेशर काफी ज्यादा होगा और प्लेन के अंदर वाले इंस्ट्रूमेंट का डेटा इंजन वाले इंस्ट्रूमेंट के डेटा से बहुत अलग होगा। अब अगर आपको सही एयर प्रेशर नापना है तो फिर इंजन वाले डेटा का रैम करेक्शन करना होगा, यानी कि ये जो इस डेटा में इंजन की वजह से जो एक्स्ट्रा चीजें रिपोर्ट की गई हैं उन्हें हटाना होगा। अब क्योंकि MIP भी लगातार तेजी से नीचे आ रहा था, इसलिए उसके अंदर भी प्रेशर ज्यादा रिपोर्ट किया गया था। और जब इसरो के चांद पर पानी खोजने का दावा करते ही रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया तो चेज की टीम ने ये रैम करेक्शन नहीं किया था। जब इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से डेटा में गड़बड़ी पाई गई तो फिर इसरो ने इसे इन्वेस्टिगेट किया और जब उन्होंने पाया कि ये सारी प्रॉब्लम रैम करेक्शन ना करने की वजह से हुई है तो उन्होंने अपने डेटा को एडजस्ट किया और फिर उसे पब्लिश करते हुए पुराना डेटा के लिए माफी मांगी। ये एक बहुत ही बड़ी वजह रही दोस्तों, जिस वजह से इसरो की जगह नासा के M3 को चांद पर पानी ढूंढने का क्रेडिट मिल जाता है, क्योंकि चाहे उन्होंने इसरो के बाद अपनी रिसर्च पब्लिश की लेकिन उनके डेटा में इस तरह की कोई परेशानी नहीं थी। अब जब आपके सामने पूरा केस खुल ही गया है तो सोचने वाली बात यह है कि अब आप चांद पर पानी होने का क्रेडिट किसे देंगे, क्योंकि एक तरफ तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात भी बिल्कुल सही है कि इसरो ने गलत डेटा पब्लिश किया था जिसे उन्होंने बाद में सही किया, जबकि M3 का डेटा बिल्कुल एक्यूरेट था। लेकिन वहीं पर आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि इसरो के इंस्ट्रूमेंट में कोई कमी नहीं थी, बल्कि उसने जो डेटा भेजा उसे हम ही सही से प्रोसेस नहीं कर पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि डेटा गलत था या फिर इंस्ट्रूमेंट में किसी तरह का कोई फॉल्ट था, और यही वजह है कि इसे लेकर इतनी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। इसरो के चीफ एस सोमनाथ का हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उनसे यही पूछा गया कि चांद पर पानी किसने डिस्कवर किया था, तो इस सवाल को उन्होंने इसी तरह से टाल दिया कि इसका जवाब जरूरी नहीं है, बस इतना ही कहा जा सकता है कि चांद पर पानी चंद्रयान 1 ने डिस्कवर किया था। लेकिन इसरो चीफ ने जो भी कहा हो, ये बात अब पक्की है कि इसरो भी अब चेज के डेटा और चांद पर पानी की खोज के क्रेडिट को लेकर काफी असमंजस में है। इस बार जब इसरो की तरफ से पिछले चंद्रयान मिशन पर प्रेजेंटेशन दी जा रही थी तो उस प्रेजेंटेशन में भी इसरो ने चेज की बजाय M3 का ही डेटा शो किया था। एक तरह से हम ये भी मान सकते हैं दोस्तों कि इसरो अब इस कंट्रोवर्सी को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते हैं और उनका ऑफिशियल स्टैंड यही है कि उनका कोई ऑफिशियल स्टैंड ही नहीं है, वो बस अब अपने अगले प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहे हैं। वहीं अब सवाल ये भी उठता है कि अब भारत के नागरिक इस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से ले लें। वैसे तो ये कहा जाता है कि साइंस किसी देश की नहीं होती, वो पूरी मानवता की होती है, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये डिस्कवरी किसने की। और इतिहास में भी ये देखा गया है कि जब दो इंडिपेंडेंट पार्टीज एक ही डिस्कवरी या इन्वेंशन करते हैं तो उसका क्रेडिट या तो उसे जाता है जिसने पहले उसे पब्लिश किया हो, या फिर दोनों ही के बीच में उसके क्रेडिट को शेयर किया जाता है। इसलिए आप ये खुद डिसाइड करिए कि आपको क्या लगता है कि इस डिस्कवरी का क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, और साथ ही अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।